हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स पार्ट 4। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगा मैं। और पीएसयू प्रिपरेशन के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू पीएसयू एग्ज़ाम पैटर्न, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर पीपीटी पसंद है तो उसके लिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप पीपीटी सीखना चाहते हैं, तो उसके पर भी मैं वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पीपीटी देखिए, बहुत अच्छी शानदार बनाई हुई है मैंने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम, वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। सो इनकम टैक्स में अगर आपको टैक्स चार्ज करना है उसके इनकम पे, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस में क्वालिफाई करता है या नहीं। सो उसके रिगार्डिंग ये सारी टर्म्स कंडीशन क्या है, कौन रेजिडेंट होगा, कौन नॉन रेजिडेंट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में करेंगे, तो आपके अगर इंटर में भी होंगे तो आपको ये यूज़फुल हो जाएगा। बाकी पीएसयू प्रिपरेशन कोई भी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सीए सीएमए हो, इंटरमीडिएट, किसी पे भी सारे में ही ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। जो भी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम्स के लिए कवर की जाएंगी। और बाकी जो लेक्चर्स हैं या जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो सेक्शन 6 प्रोवाइड द टेस्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्सनस विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। तो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो पर्सन की कैटेगरी है इंडिविजुअल, एनएचवीएफ एंड अदर में आपकी कंपनी, फॉर्म्स, ये सारी आ जाएंगी। तो इंडिविजुअल में कौन क्या हो सकता है? रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट। सो रेजिडेंट इन इंडिया अगर है तो यहाँ पे दो टाइप्स के होंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अदरवाइज़ ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन है, बेसिक एंड एडिशनल का कंडीशन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जिस पे ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एनएचवीएफ जो होंगे यहाँ पे आएंगे। इसमें दो ही होंगे, या तो रेजिडेंट इन इंडिया होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो कौन कौन से, वो सारा यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे बात करते हैं बेसिक कंडीशन जो है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या है। सो इंडिविजुअल का सेक्शन 6(1) है बेसिक कंडीशन, जिसको सेटिस्फाई करना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेदर दिस पर्सन, एनी पर्सन इज़ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सो सबसे पहले हम रेजिडेंट की कंडीशन चेक करेंगे। सो हियर टू कंडीशन, वन, इफ़ अ पर्सन लिव्स इन इंडिया more than 182 days और more in previous financial year। सो प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज़ और मोर रहा है तो वो रेजिडेंट होगा। और या तो अगर फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, सो सेकंड कंडीशन यहाँ पे है 60 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी लास्ट ईयर में 60 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा हो, एंड 365 और मोर डेज़ ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में तो 60 डेज़ से ज़्यादा रहा हो, या तो उसके लास्ट जो, और क्या हो जाएगा इसमें, 60 प्लस 365 डेज़ लास्ट 4 ईयर्स। तो उसके बाद के 4 सालों में भी 365 डेज़ अगर रहा है तो यहाँ पे वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। या तो 180 डेज़ काउंट से ज़्यादा हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है तो सेकेंड पे आ जाएंगे 60 डेज़ प्लस 365 डेज़ इन लास्ट 4 ईयर। इन दोनों में जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो उसके बाद ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद दो एडिशनल कंडीशन के बाद हम उसे बताएंगे वो रेजिडेंट इन इंडिया है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट करके। उसके बाद अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करता है बोथ कंडीशन तो वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। सो नॉन रेजिडेंट यानी एनआरआई मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड जो एक्सेप्शन है इस कंडीशन का। जो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ये है। सेकंड, हु इंडियन सिटीजन हु इज़ वर्किंग इन इंडियन शिप लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इंडियन सिटीजन और पीओ पर्सन इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया ऑन विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हैविंग इंडियन इनकम अप टू ₹15 lakh, और POI in coming to India on a visit during previous year having Indian income exceeding 15 lakhs। तो इन दो कंडीशन में क्या होगा, 60 डेज़ रिप्लेस्ड विथ 182 डेज़। सो 182 डेज़ से रिप्लेस कर दिया जाए किसको, 60 डेज़ को। उसके बाद
जो लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पे भी 60 डेज़ रिप्लेस्ड विथ 120 डेज़। सो कौन सा 60 डेज़, तो हम यहाँ पीछे जाएंगे तो ये जो 60 डेज़ है, इस 60 डेज़ को 120 डेज़ में हम रिप्लेस कर देंगे और 182 डेज़ में रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी बात यहाँ पे ये एक्सेप्शन की गई है जो इन 4 केसेस में होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 182 डेज़ और 120 डेज़ रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर इनकम मोर देन 15 लाख है तो 120 डेज़ रिप्लेस कर देंगे हम 60 से, और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अगर वो इंडिया छोड़ के जाता है या शिपिंग बिजनेस में है, एक तरीके से मान लीजिए शिप पे चला जाता है, या फिर उसकी इनकम लेस देन 15 लाख है, तो वहाँ पे 182 डेज हो जाएगा और यहाँ पे 120 डेज़। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एडिशनल कंडीशन की, तो एडिशनल कंडीशन कौन सी है जो फुलफ़िल करनी होगी, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये 2 केस हो जाएंगे। अगर वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम यहाँ एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे कि रेजिडेंट तो हो गया बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सो सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या देखेंगे हम, 730 डेज़ और मोर इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। सो लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज़ हो रहा है या नहीं, वेदर द पर्सन लिव्ड इन इंडिया इन लास्ट 7 previous year for 730 days or not, whether in 1 month, 1 year, 2 year, 3 year और टोटली इन 7 ईयर। एंड यहाँ पे एंड है, यानी कि आपको यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा। जो बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई एक होना चाहिए, और यहाँ एडिशनल कंडीशन में ये दोनों जब सेटिस्फाइड हो जाएगा, रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर्स प्रीवियस, यानी 7 दिनों में 7 ईयर्स में 730 डेज़ होना चाहिए और 2 ईयर्स होना चाहिए आपका टोटल 10 ईयर में, लास्ट के 10 साल में, तो आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। अदरवाइज़ अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके, देन रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट इन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड एनीवन प्लस 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, सो रेजिडेंट हो गया, यहाँ पे नॉट रेजिडेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज़ वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं HUF कंपनी और AOP BOI की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HUF फर्म्स, AOP BOI अदर्स। तो इस तरीके से कंपनी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएंगे, और आपको सिर्फ इसीलिए मैंने ये छोटा छोटा जो मेन पॉइंट है वो लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि PSU प्रिपरेशन के पर्पज़ से आपको याद रहें सारी चीज़ें। अगर HUF फर्म AOP BOI है तो रेसिडेंट के केस में क्या होगा, यहाँ पे इफ़ एनी पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ इन इंडिया, अगर इंडिया में सारा पार्ट 100% है या 50%, 80% कुछ भी है, तो यहाँ पे आपका रेजिडेंट कहलाएगा वो। और नॉन रेजिडेंट होगा कि इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, तो अगर पूरी की तरीके से आउटसाइड इंडिया है यानी फॉरेन कंपनी में, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब बात करें कंपनी की, सो इन सेम हियर ऑल्सो रेजिडेंट मीन्स एन इंडियन कंपनी इज़ ऑलवेज अ रेजिडेंट इंडियन कंपनी, ओके। सेकेंड POEM इन इंडिया, यानी कि प्लेस ऑफ ऑफिस इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, अगर ऑफिस प्लेस ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट अगर कंपनी का इंडिया में है तो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट में होगा। इफ़ प्लेस ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर्स इज़ नॉट इन इंडिया, अगर उस साल इंडिया में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और वो अगर इंडियन कंपनी है और उसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो चल रहा है इंडिया से है तो वो इंडियन कंपनी हो जाएगी रेसिडेंट। सो बहुत सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स की, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी इनकम एक्रूज, अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज, अगर इस केस में है तो वो तीनों केसों में यहाँ फॉल होता है, अगर ऐसा कुछ, बट ये बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन आता नहीं है। बट एक्रूज एंड अराइज इन इंडिया आएगा तो उसमें हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे दे कि इन तीनों में से कौन सा है, तो तीनों में ही होगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, इनकम एक्रूज और डीम्ड और एक्रू रिसीव्ड और एक्रूड एंड रिसीव्ड इंडिया, इन तीनों केस में आपका तीनों में ही होगा। बट इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अगर इंडिया से कंट्रोल है बट आउटसाइड रिसीव हुआ है तो सिर्फ 2 में आएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई इनकम ऐसी है इंक्लूड और रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ है तो वो आपका सिर्फ किस में आएगा, वो नॉन टैक्सेबल होगा, NRI में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आई होप कि PPT आपको अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट वाइज मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर एक बार आपको रिवीजन करना है तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं,
फटाफट से एक बार और आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं। सो यहाँ पे ये कंपनी की बात हो गई। यहाँ पे बेसिक कंडीशंस हो गया आपका रेजिडेंट के लिए 182 डेज़ और 60 + 365 डेज़, अदरवाइज़ नॉन रेजिडेंट। उसके बाद ये कुछ कंडीशन है जिसमें 60 को हम रिप्लेस कर देंगे 180 डेज़ से, 182 डेज़ एंड 120 डेज़ से। उसके बाद यहाँ पे ROR और NR के हो जाएगा 730 डेज़ आउट ऑफ 7 ईयर एंड 2 ईयर्स आउट ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स, अदरवाइज RNOR यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद अदर SEC में आपका HUF है, अगर कंट्रोलिंग पार्टली और होली इन इंडिया रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। कंपनी में रेजिडेंट एंड इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इंसिडेंट ऑफ टैक्स के बारे में मैंने बता दिया। एंड सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट टाइम आए हैं तो। ऐसे प्रिपरेशन के लिए आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। सो आई होप आपको PPT अच्छा लगा हो और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपका बता दिया। सो ऐसे ही प्रिपरेशन आपको भी करना है। बाकी मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके पास लेते आऊँगा। आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।